हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर अपनी डेली करंट अफेयर की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम न्यूज़ में आए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा एपीजे अब्दुल कलाम जी से रिलेटेड है। फिर उसके बाद रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी से रिलेटेड है, जो कि इंडिया ने अचीव कर ली है। फिर उसके बाद नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी से रिलेटेड आर्टिकल है। फिर कॉफ़ी से रिलेटेड आर्टिकल है, जो कि कॉफ़ी से रिलेटेड हम कुछ फैक्ट्स देखेंगे। और हमारे वहाँ एक बिल पास किया जा रहा है कॉफ़ी से रिलेटेड, जो कि पुराना एक्ट है 1942 का कॉफ़ी एक्ट को, उसको अमेंड करेगा, तो उसे भी हम देखेंगे। और फाइबराइजेशन से रिलेटेड ये है। फाइबराइजेशन आप जानते हो, ऑप्टिकल फाइबर, तो ये उसी से रिलेटेड ये एक आर्टिकल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक से, जो कि एपीजे अब्दुल कलाम जी से रिलेटेड है। तो हम स्टार्ट करते हैं। इनका एक ही बहुत अच्छा ये कोट है, आप पढ़ सकते हैं, जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में भी, कि इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन, फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अगर कुछ बनना है, कुछ अच्छा बनना है, कुछ आप चाहते हैं कि कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा लाइफ में, तभी आप कुछ शाइन कर पाएंगे। सन की तरह, सूरज की तरह चमकना है तो जलना भी पड़ेगा आपको। तो चलिए इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं। तो पहले तो अभी इनका 27 जुलाई जो थी वो डेथ एनिवर्सरी थी इनकी, तो इसकी वजह से ये न्यूज़ में रहे हैं। तो ये हमारे 11वें प्रेसिडेंट रहे हैं 2002 में। इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अबुल कलाम है, और इनके फादर का नाम जैनुल आबदीन था, जो कि एक बोट ओनर थे। इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आप जानते हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे जो मिसाइल से रिलेटेड हैं, उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया है तो इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो जैसे कुछ इनके कंट्रीब्यूशन है जो कि हम देख लेते हैं। पहला तो ये जब पहला हमारा इंडिजिनस मतलब इंडिया में बनाया हुआ सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल स्टार्ट हुआ था SLV-3, तो उसमें ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर का इन्होंने काम किया था। और आप जानते हैं PSLV, जिसका हम आज भी यूज़ करते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो हमारे सैटेलाइट होते हैं उनको स्पेस में जो है लॉन्च करने के लिए इसका ये जो व्हीकल है इनका PSLV का, GSLV ये सब जो होता है, तो ये PSLV का जब में इन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। और फिर 2 प्रोजेक्ट रहे थे, प्रोजेक्ट वैलिएंट और प्रोजेक्ट डेविल, उसमें भी ये डायरेक्टर रह चुके हैं इन 2 प्रोजेक्ट के। और ये दोनों जो प्रोजेक्ट थे वो बैलिस्टिक मिसाइल से रिलेटेड थे। और फिर इन्होंने डेवलपमेंट अग्नि मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल, हम लोग जानते हैं जो हमारी अग्नि मिसाइल पृथ्वी मिसाइल है, उनके भी डेवलपमेंट में इनका बहुत ही योगदान रहा है। और 1992 से 1999 के बीच में ये चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र रहे हैं प्रधानमंत्री जी के, और इन्होंने DRDO के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। और हम जानते हैं जो पोखरण-2 हमारा जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, उसमें इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के साथ मिल के काम किया था। तो इनको कई पुरस्कार मिल चुके हैं, जो कि 1981 में इनको पद्म भूषण मिला है, फिर 1990 में इनको पद्म विभूषण मिला है, और भारत रत्न इनको 1997 में मिला है। और इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद वीर सावरकर अवार्ड, और इंडिया में ही नहीं बल्कि बाहर भी, जैसे कि UK की रॉयल सोसाइटी के द्वारा इनको अवार्ड मिला है 2007 में, जो किंग चार्ल्स II मेडल है। और 2014 में डॉक्टर ऑफ साइंस का इनको अवार्ड दिया गया है UK की एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो चलिए अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, जो कि रिलेटेड है इंडिया ने अभी रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी क्या होती है। एक्चुअली इसका जो नंबर है ये 2.1 है। ये वो नंबर है कि यदि अगर किसी कंट्री में अगर ये फर्टिलिटी मतलब कि यदि अगर कोई भी जो पॉपुलेशन है, अगर कोई भी मान लीजिए 2 लोग हैं, तो एक मेल और फीमेल, अगर वो दोनों प्रोड्यूस करते हैं चाइल्ड, तो जो है उसकी अगर वैल्यू 2.1 है, तो इसका मतलब कि जो पॉपुलेशन है हमारी बहुत समय तक जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, और आगे भी अगर यही रिप्लेसमेंट लेवल रहता है, तो ये स्टैगनेट रहेगी। पॉपुलेशन हमारी ना बढ़ेगी ना घटेगी, वो स्टैगनेट रहेगी। मान लीजिए 1 करोड़ पॉपुलेशन है, और जो ये 2.1 अगर रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी है, तो ये जो है किसी भी कंट्री की जब ये जो अचीव कर लेती है, तो वहाँ की पॉपुलेशन एक तरह से स्टैगनेट हो जाती है, रुक जाती है।
तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये होता क्या है। ये एक लेवल ऑफ फर्टिलिटी है जिससे कि पॉपुलेशन जो है एग्जैक्टली रिप्लेस कर देगी अपनी पहली जनरेशन को। कि मान लीजिए आप यही पहली जनरेशन में हमारे 2 लोग थे, तो अगर 2.1 रेट रहेगी तो अगली जनरेशन में भी 2 ही लोग रहेंगे। और ये जो 2.1 जैसे कि एक के बाद ये 2 लोग हुआ तो 2 आप कहने को होना चाहिए। लेकिन जो 0.1 है कि हम जानते हैं समय के साथ डेथ रेट भी जो है बढ़ती है, तो वो 0.1 उसमें चला जाएगा। तो इंडिया ने अचीव कर लिया, जो कि अच्छी बात है, बिकॉज हम जानते हैं इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ही हाई है और इंडिया बहुत जल्दी चाइना को रिप्लेस करने वाला है इस मामले में। अभी रिसेंटली आर्टिकल जो आया था वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 के द्वारा, उसने बोला था इंडिया नेक्स्ट ईयर 2023 में चाइना को रिप्लेस कर लेगा एज अ मोस्ट पॉपुलस कंट्री। मतलब कि हम इंडिया सबसे नंबर 1 पे आ जाएंगे। तो ये जो नेशनल फैमिली प्लानिंग समिट हुई है 2022 की, तो इसमें जो हमारे मिनिस्टर हैं यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर, तो उन्होंने कुछ की फाइंडिंग्स बताई हैं इंडिया की ये जो पॉपुलेशन है उससे रिलेटेड। तो उन्हीं को देखते हैं कि जैसे ये इसमें बताया गया है कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो अभी 5वां हुआ है रिसेंटली, उसने कुछ अच्छा डेटा दिया है जो कि बता रहा है जो टीनेज में जो गर्ल चाइल्ड होती हैं, जो टीनेजर्स हैं, वो चाइल्ड बेयरिंग तो जो है उनका जो ये चाइल्ड बेयरिंग वाला चीज़ है, जैसे कि अगर जल्दी शादी हो जाती है तो उनको बेबी कैरी करना पड़ता है बहुत ही अर्ली स्टेज में, जो कि नहीं अच्छा होता है किसी भी वुमेन की हेल्थ के लिए। तो ये कहा गया है कि ये जो अभी जो नया हमारा नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे हुआ है 5th, तो ये 7.9% से 6.8% हो गया है 2015-16 से 2019-21 के बीच में। तो आप देख सकते हैं ये कम हुआ है, तो ये एक अच्छी इंडिकेशन है। और कि माइग्रेशन एंड लैक ऑफ एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव जो कि एक कारण बताया गया है जिसकी वजह से हमारी जो ये जो पॉपुलेशन वाली जो प्रॉब्लम है, तो ये सब कुछ इसके इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है अगर हम इंडिया को एक बेटर स्टेट बनाना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं इंडिया ने क्या क्या मेज़र लिए हैं, इंडिया ने क्या क्या किया है अभी तक पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। तो एक हमारी सबसे फेमस 1952 में लॉन्च हुई थी नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग 1952। तो फर्स्ट कंट्री हम रहे हैं दुनिया में जिन्होंने ये फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड चीज़ें स्टार्ट की हैं। लेकिन फिर भी आप जान रहे हैं हम कुछ समय में होने वाले हैं, अगले साल हम लोग इंडिया सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री होने वाली है, बल्कि इंडिया ने सबसे पहले वर्ल्ड में लॉन्च किया था फैमिली प्लानिंग नाम की चीज़ कुछ। तो आप देख सकते हैं ये इसे ही कहते हैं कि इसको किसी भी स्कीम को या किसी भी चीज़ को अगर आप प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो उसको बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो और हमारा दूसरा इनिशिएटिव देख सकते हैं जो कि है नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन, ये फॉर्म हुआ है 2000 में। तो ये आर्टिकल हमारा यहीं पे एंड होता है। फिर अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं जो कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी से रिलेटेड है, नाडा से रिलेटेड है। तो अभी एक बिल जो है वो पारित किया जाना है कि ये बात चल रही है पार्लियामेंट की, एक बिल होगा जो कि नाडा को स्टैट्यूटरी मतलब इसको एक एक्ट के अंतर्गत लाया जाएगा। तो इसको किसको, नाडा को, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी को। तो ये है क्या, ये हमारी इंडिया की मतलब नेशनल एजेंसी है जो कि जो हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जो लोग स्पोर्ट्स में इंगेज होते हैं, वो लोग कहीं डोपिंग का तो यूज़ नहीं कर रहे हैं। डोपिंग क्या होता है, डोपिंग ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप कुछ सब्सटेंस होते हैं, कुछ केमिकल होते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी होती है जिसको यूज़ करने पे आप अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी बूस्ट कर रहे हैं, मतलब एनर्जी बढ़ रही है, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें जो गलत तरीके से आप कंपटीशन को जीतने के लिए अपनी बॉडी में यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो है इसे डोपिंग कहते हैं। तो जो ये हमारी नाडा है, तो ये हमारे देश में ये इसको रोकने के लिए, इसको डोपिंग जो है जो ये ना हो, इसके लिए नेशनल एजेंसी है। और वाडा एक है दूसरी एजेंसी जो वर्ल्ड में जो काम करती है, जो वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड में जितने भी आप जानते हैं इंटरनेशनल गेम्स होते हैं, तो उन सब में मॉनिटर करेगी कि किस तरह से ये जो डोपिंग वाली जो चीज़ें हैं ये ना हो, ताकि ऐसा ना हो किसी को अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है किसी प्लेयर को ये सब यूज़ करने की वजह से। तो इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं कुछ फीचर्स। तो मेन तो यही है कि ये जो बिल पास होगा वो प्रोहिबिट करेगा ऐसी जो डोपिंग जो है, इसको बंदिश इस पर लगाएगा। और
जितने भी पर्सनल रिलेटेड हैं, स्पोर्ट्समैन हो चाहे कोच हो ट्रेनर हो, उनको अवेयरनेस फैलाएगा, उनको असिस्ट करेगा ताकि ये जो है इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जा सके, ताकि कभी भी जो इंटरनेशनल गेम हो उसमें इंडिया को दिक्कत ना हो। तो ये आप देख सकते हैं। तो नाडा के बारे में देखते हैं। जो नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है हमारी इंडिया की, ये रिस्पॉन्सिबल है, ये कंट्रोल करती है और मॉनिटर करती है कि जितने भी स्पोर्ट्स हैं इंडिया में उसमें जो ये डोपिंग वाली दिक्कत है ये ना हो। और ये डील करती है जितने भी एंटी डोपिंग जो रूल हैं वो सही से, वो जो पॉलिसीज़ हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके, जो कि वाडा, जो वर्ल्ड की जो एंटी डोपिंग एजेंसी, जैसे वर्ल्ड में जितने भी इंटरनेशनल गेम होंगे तो एक ये जो वाडा है ये इस चीज़ का ध्यान रखती है उस गेम में कोई भी प्लेयर, कोई भी ऐसे ये डोपिंग और ये सब वाली दिक्कतें ना हो। तो ये जो वर्ल्ड वाडा है तो उसके रूल्स के साथ कंप्लायंस रहे हमारे नाडा का। तो ये नाडा का काम है। तो आप देख सकते हैं वाडा जो है ये इस्टेब्लिश हुई थी 1999 में और इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल में, कनाडा में। और ये जितने भी हमारे जो स्पोर्ट्स होते हैं, करीब 650 के अराउंड जो स्पोर्ट्स होते हैं वर्ल्ड में, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है और जो इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन है, नेशनल एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिलेटेड है स्पोर्ट्स से, उन सब के साथ ये काम करता है। क्या कहते हैं, वाडा। तो नेक्स्ट आर्टिकल पे अपने आते हैं जो कि कॉफ़ी से रिलेटेड है। कॉफ़ी अभी रिसेंटली इसलिए ये न्यूज़ में है क्योंकि अभी हमारा जो ऑलरेडी एक एक्ट है, कॉफ़ी एक्ट 1942, इसको रिप्लेस करने की बात हो रही है ताकि हमारा जो कॉफ़ी का जो कॉमर्शियल जो इसको उगाया जाता है तो उस पर उसको और स्ट्रेंथन किया जा सके और उसको बढ़ावा दिया जा सके हमारी डोमेस्टिक मार्केट को। तो इससे रिलेटेड कुछ प्रोविज़न देख लेते हैं। प्रोविज़न क्या है, नॉर्मली जो कॉफ़ी का जो कॉफ़ी बोर्ड को इस्टेब्लिश किया जाएगा, तो कॉफ़ी बोर्ड ध्यान देगा कि ये सपोर्ट करे प्रोडक्शन को, रिसर्च इस फील्ड में लाए और क्वालिटी इम्प्रूव करने में ध्यान रहेगा इसका। तो ये सारी चीज़ें हैं जो नॉर्मली होनी चाहिए। और तो चलिए कॉफ़ी से रिलेटेड हम लोग कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो ये कॉफ़ी जो है इंडिया में कब आई थी, ये हमारे इंडिया में नहीं मिलती थी, पहले ये बाहर थी, लेकिन ये इंडिया में आई है 17th सेंचुरी में। तो इसके पीछे बहुत ही बढ़िया स्टोरी है। ये एक इंडियन पिलग्रिम थे जो तीर्थ यात्री थे, वो गए थे मक्का। तो इनका नाम था बाबा बूडान, आपने सुना होगा बाबा बूडान हिल्स का नाम, तो वो इन्हीं के नाम पे है। तो ये गए थे वहाँ पे, तो जब मक्का गए थे तो वहाँ पे जो एक्सपोर्ट था वहाँ से नहीं कर सकते थे मक्का से कॉफ़ी का, तो वो एकदम बैंड था। तो इन्होंने क्या किया, स्मगलिंग की थी कॉफ़ी की, चुपके से इन्होंने 7 बीन्स जो हैं अपनी टर्बन में कहा जाता है छुपा के लेके आ गए थे इंडिया में। और यमन से फिर आते हुए फिर जब ये इंडिया आए 1670 में, तो फिर उसके बाद जो वो लाए हुए इनके जो कॉफ़ी सीड्स थे, उसके बाद उन्होंने इसको प्लांट किया था कहाँ, चंद्रगिरी हिल कर्नाटका की, जिसको बाबा बूडान हिल्स भी कहा जाता है। तो उसमें प्लांट किया, तो उसके बाद से हमारे वहाँ कॉफ़ी आने लगी। और धीरे धीरे बाद में जब डच आए और फिर ब्रिटिशर्स आए, तो इसका जो है कॉमर्शियली इसको जो है उगाना स्टार्ट कर दिया गया। कॉमर्शियली इसको इसकी क्रॉपिंग होने लग गई कॉफ़ी की। तो इसकी एक क्लाइमेटिक कंडीशन देख लेते हैं। तो इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन ये है कि जो टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और रेनफॉल जो है वो 150 से 250 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए, मतलब अच्छी खासी रेनफॉल चाहिए, और वेल ड्रेन्ड, और जो इसकी जो सॉइल में जो पानी हो वो रुका हुआ ना हो। तो इसलिए हम लोग इसको पहाड़ी इलाके पे इसको उगाया जाता है, ताकि जो पानी है वो वहाँ पे रुके नहीं, वो बहता रहे, बहता हुआ पानी चाहिए वहाँ पे। तो इसीलिए इनको हिली एरिया में उगाया जाता है। तो इसके लिए कोई ऐसी मिनरल वाली जो सॉइल चाहिए जिसमें आयरन और कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो। और जब इसका जो इसको राइप करने का टाइम आता है, इसकी जो बेरीज होती हैं, तो वो सूखा या ड्राई सीज़न होना चाहिए। तो इस इंडिया में देखिए, इंडिया में मोस्टली साउथ इंडिया में जो है ये कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है। कर्नाटका मेनली, सबसे ज़्यादा कर्नाटका में इंडिया में प्रोडक्शन होता है कॉफ़ी का। करीब 70% के अराउंड इंडिया की जो कॉफ़ी है वो कर्नाटका से आती है। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पे केरला, फिर है तमिलनाडु। और आप वर्ल्ड में देख सकते हैं कुछ जगह है जहाँ पे जैसे मेनली जो वर्ल्ड में जो कॉफ़ी है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है रोबस्टा, दूसरी अरेबिका।
तो आप देख सकते हैं रोबस्टा कॉफ़ी जो है ये साउथ अफ्रीका के कुछ रीजन में और हमारे साउथ ईस्ट एशिया में जो है ये जो रोबस्टा कॉफ़ी है ये उगाई जाती है। क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ की सपोर्ट करती हैं इसके लिए। और अरेबिक जो कॉफ़ी है वो अरेबिक कॉफ़ी जो है ये साउथ अमेरिका में देख सकते हैं। और ये मेक्सिको का जो सदर्न रीजन है कैरेबियन ओशन के अराउंड वाला, और फिर उसके बाद कुछ साउथ अफ्रीकन रीजन में भी उगाई जा सकती हैं। और इंडिया में हमारे वहाँ दोनों तरह की रोबस्टा अरेबिका दोनों कॉफ़ियाँ उगाई जाती हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं, जो कि हमारा लास्ट आर्टिकल है, जो कि रिलेटेड है फाइबराइजेशन से। फाइबराइजेशन आप जानते हैं ऑप्टिकल फाइबर एक चीज़ होती है जिसके थ्रू हमारे घर में आजकल इंटरनेट लग रहा है। तो वो एक पहले था कि लैन के थ्रू लगता था, लैन वायर के थ्रू लगता था, लेकिन अब है ऑप्टिकल फाइबर, जो नई टेक्नोलॉजी हमारी आ गई है। तो इसके द्वारा जो है इंटरनेट जो है सप्लाई होती है इंटरनेट की। तो ये फाइबर ऑप्टिकल जो है ये इसका फिगर देख सकते हैं। ये ऐसा वायर जो है ये होता है, तो इसके अंदर ये जो होती है ये ग्लास की ये होती है, जो लाइट होती है, तो ये इसके अंदर से लाइट ट्रेवल होती है। तो लाइट के थ्रू जो है हमें इंटरनेट का एक्सेस होता है, इसीलिए इसको ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, ऑप्टिकल। तो आप देख सकते हैं। तो अभी ये हो रहा है कि अभी जो 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होने वाला है इंडिया में, तो उसके लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी देखी जा रही है। तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है जो कि हम देखेंगे कि क्या दिक्कत है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो कि इसको 5G को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम देखते हैं कि क्या उससे रिलेटेड हम मेजर क्या ले सकते हैं ताकि इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा सके। तो ये देखिए फाइबराइजेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा जो रेडियो टावर हैं उनको कनेक्ट किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर केबल से। ऑप्टिकल फाइबर केबल आप जानते हैं, ताकि जो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फ्लो किया जा सके, कि ये जो हमारा डेटा है ये इसको फ्लो कर सके, और किसके द्वारा 5G टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जा सके। कि ये फाइब्रेशन में ये 5G टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। अभी अब जान रहे हैं कि हम 4G से 5G की तरफ डेवलप हो रहे हैं। हम अभी काफ़ी पीछे, बाकी कंट्रीज़ ने तो ये जो 5G है अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन अभी हम काफ़ी पीछे हैं क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी कमी है और फंड्स की कमी है, जिसकी वजह से थोड़ा हम पीछे रह गए हैं। तो ये इशू देख लेते हैं। तो पहला तो ये है कि लो फाइब्रेशन, कि हमारे पास जो केबल का नेटवर्क है, ऑप्टिकल केबल का नेटवर्क, वो काफ़ी लो है। जैसे आप कंपेयर कर सकते हैं US UK से, बल्कि जापान जो है वहाँ पे 80 से 90% जो है ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाए जा चुके हैं। बट इंडिया में केवल अभी तक 33% तक ही जो है ये केबल जो है टावर है फैले हुए हैं। तो एक तरह से ये एक हर्डल हो जाएगा कि ये अगर इंडिया को 5G में कन्वर्ट होना है तो हमको प्रॉपर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बट हमारे पास 33% है, तो एक तरह से हमारे लिए ड्रॉबैक है। और दूसरा कि लो फंडिंग की कमी है। इंडिया को बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फंडिंग चाहिए, जो कि करीब 2.2 लाख करोड़ है, तब जाके हम 70% के अराउंड टावर जो है कर पाएंगे, ये बिछा पाएंगे जो ऑप्टिकल फाइबर है। 70% तब हमारा जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन पाएगा जब हमारे पास 2.2 लाख का 2 लाख करोड़ जो है फंड होगा। तो और दूसरा ये ड्रॉबैक ये है कि बहुत ही स्लो स्पीड है जो हमारे पास ऑलरेडी है, जो फाइबर ऑप्टिकल है, जो स्पीड देता है वो काफ़ी स्लो है। और इसका सल्यूशन क्या है कि इसका सल्यूशन बताया जा रहा है कि आप कैसे कहते हैं कि सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क जो है यूज़ कर सकते हैं। सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क जो है, जैसे आप जानते हैं अभी एलोन मस्क ने जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है, तो उन्होंने सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क की बात कर रहे हैं। तो काफ़ी बड़ा वो प्रोजेक्ट है। तो ये ऐसे ही कोई एक अल्टरनेटिव भी हम ढूंढ सकते हैं इंडिया में, तो ये बताया जा रहा है। और सल्यूशन इसका ये है कि जो ये कार शिप एरोप्लेन हाई स्पीड ट्रेन ब्रॉडबैंड यूज़र जितने भी हैं ऑन मूविंग, वैसे लग रही है 5G टेक्नोलॉजी जो है आ जाती है, तो ये जो हर जगह पे अगर मान लीजिए सैटेलाइट बेस्ड होगा, जैसे हम लोगों के घर पे अगर जो नेटवर्क लगा है तभी हम अपने घर के रीजन में ही एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क होगा, तो अगर मान लीजिए हम कहीं कार से जा रहे हैं, कहीं शिप से जा रहे हैं, एरोप्लेन से जा रहे हैं, तो हर एरिया में कुछ रिमोट एरिया में जहाँ पे हमारे पास फाइबर केबल नहीं बिछाए जा सकते, उन एरियाज़ में भी हमको ये जो 5G की टेक्नोलॉजी है एक्सेस हो जाएगी सैटेलाइट बेस के थ्रू। तो ये इसका सल्यूशन है
फाइब्रेशन का। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे अभी गति शक्ति पे काफ़ी गवर्नमेंट जो है जोर दे रही है। और फिर भारत नेट है प्रोजेक्ट, ये भी इस पे जो है जोर दिया जा रहा है, जो कि पूरे इंडिया में जो है फाइबर केबल को बिछाने की बात हो रही है। और इंडिया का जो टेलीग्राफ राइट ऑफ वे रूल है 2016, उसमें अमेंडमेंट की बात हो रही है, ताकि जो हर एरिया में हमको हर जगह पे ये जो फाइबर केबल है इंटरनेट का एक्सेस किया जा सके। तो हमारा आर्टिकल यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।